हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन क्लास 9। अब सबसे पहला सवाल, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक वो फोर्स होता है जो कि अर्थ लगाता है हम पे, यानी हमको अर्थ की तरफ खींचता है। यानी आपको भी ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ गया। हम आपको इसके बारे में आगे और बताएं। अब देखते हैं व्हाट इज ग्रेविटी। द फोर्स विच अट्रैक्ट अस टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट विच हैव मास इज कॉल्ड ग्रेविटी। ग्रेविटी वो होती है जो फोर्स अर्थ लगाता है, अट्रैक्ट करता है, यानी हमको अर्थ की तरफ, यानी अपन लोगों को अपना जो मास होता है उसके हिसाब से एनी ऑब्जेक्ट विच हैव मास उसको अट्रैक्ट करता है। एग्जांपल, अर्थ अट्रैक्ट अस विथ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपको बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले। अब देखिए ये फोर्स डिस्कवर कैसे हुआ। वन डे आइजैक न्यूटन वॉज सिटिंग अंडर ए ट्री, देन एप्पल fell down on him. So he thought, if the earth can attract apple, it causes to think them that if the force called gravity can attract the apple, so it can attract the moon also. इसका मतलब ये है कि एक दिन आइजैक न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तब उनके सिर पे एक पेड़ गिरा। वो सॉरी, पेड़ नहीं, एप्पल गिरा। तो उन्होंने सोचा ये एप्पल मेरे पे गिर रहा है। तो उन्होंने बहुत रिसर्च की, तो उनको पता चला कि अगर एक एप्पल गिर सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट गिर सकते हैं, तो इसके कारण कहीं अर्थ मून को तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा ग्रेविटी से, है ना। तो फिर सो इट कैन अट्रैक्ट द मून आल्सो, जैसा कि आपने पढ़ा। सो ही कंजक्टेड दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग मून। आफ्टर रिसर्च ही न्यू दैट द मून फॉल टुवर्ड्स अर्थ इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो उन्होंने रिसर्च की और उनको ये पता चला कि मून स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता अर्थ के, वो उसको अट्रैक्ट करता है ईच अदर, तो फिर वो घूमते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई डिड अर्थ एंड मून कैनॉट कोलाइड और ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो एक दूसरे को खींचते, तो वो कोलाइड क्यों नहीं करते। खींचते हैं ना, अट्रैक्ट करते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो फिर ये बताइए कि वो उसको क्यों नहीं करता, वो दोनों कोलाइड क्यों नहीं होते, वो रिवॉल्यूशन यानी सर्कुलर सर्कुलर पाथ में ही क्यों घूमते हैं, बताइए। अब इसका आंसर हम देखते हैं। As we know, every object which has mass attract each other with a force called gravitational force. मैंने आपको बताया कि इस जिन भी दो ऑब्जेक्ट के आसमास होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक फोर्स जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। बट दे डू नॉट कोलाइड बिकॉज ऑफ फोर्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो दोनों कोलाइड नहीं करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। वॉज अप्लाइंग फोर्स टू मून to at the sun, but another force called centrifugal is both are equal in magnitude, so they cancel each other and move in circular path without colliding. अब इसमें ये बोल रहे हैं वो दोनों कोलाइड इसलिए नहीं करते क्योंकि उन पे एक सेंट्रिफिकल फोर्स लगता है अंदर बाहर की तरफ, वो दोनों इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, इसलिए कोलाइड नहीं करते। तो कोलाइड नहीं करते ये हमें पता है, वो क्यों नहीं करते मैं आपको बताता हूँ आगे, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक टू आवर टॉपिक, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि रिवॉल्यूशन ऑफ मून एंड अर्थ, कि मून और अर्थ अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो कोलाइड क्यों नहीं करते। अब देखते हैं, ये हमारा अर्थ है ना, इसके चारों मून रिवॉल्यूशन करता है। और अब देखिए जो ये अर्थ है ना, मून को खींच रहा है अंदर की, जब जैसे आप देख सकते हैं इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और एक मून है जो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, और कोई प्लेनेट है मान लीजिए बाहर, है ना, तो वो भी तो उसको खींच रहा है। उस फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इन दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड होती है वो इक्वल होती है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सो ये रिवॉल्यूशन करता है मून अर्थ के अराउंड। तो वो हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखिए मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देता हूँ फिर समझाता हूँ। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स which has directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। तो अब देखिए इसने बोला है एवरी ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में जो वो अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स, है ना, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, विच वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के प्रोडक्ट वो मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस की स्क्वायर के। तब देखिए ऑब्जेक्ट उनका मास मैं एम ले लेता हूँ, है ना, ऑब्जेक्ट टू का मास स्मॉल एम ले सकता हूँ मैं, और डिस्टेंस बिटवीन देम आर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट वन, इसका मास कैपिटल एम, और ये ऑब्जेक्ट टू, इसका मास स्मॉल एम, और इन दोनों का डिस्टेंस आर स्क्वायर। और जैसा कि फॉर्मूले में बोल रहे हैं, एफ प्रोपोर्शनल, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देम मासेस, तो ये हमने प्रोडक्ट कर दिया, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस का कर दिया। और अब हमने कांस्टेंट लगा दिया, जैसे कि आपको पता ही है अगर फॉर्मूला बनाना है तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले का कांस्टेंट होता है कैपिटल जी, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जी कैपिटल जी। इसकी वैल्यू मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी वैल्यू वैसे होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जैसा कि आप देख सकते हैं, वेयर जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ जी इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। अब मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जो कैपिटल एम था वो अपन फॉर्मूलाज में जिस ऑब्जेक्ट का मास भारी होगा, जैसे कि हमने एग्जांपल अर्थ का मून का लिया, तो अर्थ के लिए कैपिटल एम, और स्मॉल एम स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए जिसका मास कम है, जैसे कि मून। जैसे कि आप अर्थ पे खड़े हैं तो अर्थ का मास अपन कैपिटल में लेंगे और स्मॉल एम में, जैसे कि आपका मास, ठीक है। अब हम देखते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर, this law means that the orbit of a planet around the sun is elliptical, oval shaped and not an exact circle। हाँ, आपने सही सुना कि जिस शेप में प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं वो सर्किल नहीं होता, वो होता है एलिप्स। आप इसको ओवल कह सकते हैं, पर छोटी क्लासों में ओवल कहते थे। अब हम इसको एलिप्टिकल पाथ भी कह सकते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है। देखिए एक एलिप्टिकल पाथ है, इसके दो फोकाई होते हैं, फोकाई 1 फोकाई 2, और ये इसका पाथ है। देखिए इसके कोई से भी एक फोकस पे सन होता है, और एन एलिप्टिकल पाथ है 2 फोकाई, जो मैंने आपको बताया, एंड द सन इज एट वन ऑफ द फोकाई, और सन इन दोनों में से एक फोकाई पे होता है। एलिप्टिकल पाथ के फोकाई इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस, इसलिए आप इनको फोकस भी कह सकते हैं, और ये दो है इसलिए हम इसको फोकाई कहते हैं। और केपलर्स फर्स्ट लॉ में आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें ये भी डिस्कवरी की थी केपलर ने कि ये एलिप्टिकल पाथ में भी घूमते, और साथ में कि सन के चारों ओर घूमते, सन के वो सर्कुलर एलिप्टिकल पाथ में सारे प्लैनेट्स घूमते। ये बात में आप इसमें जोड़ सकते। तो आपका केपलर्स का फर्स्ट लॉ समझ में आ गया कि सारे प्लैनेट्स एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, और उसके दो फोकाई होते हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में देखा था केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। आज हम देखेंगे केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसमें ये है कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच ए वे दैट द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल टाइम। इसका मतलब ये है ईच प्लैनेट, मतलब जो भी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, जो उनको लाइन जॉइनिंग करती है एक डिस्टेंस से तो डिस्टेंस तक, उसका जो एरिया होता है वो इक्वल होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब देखिए ये हमारा प्लैनेट 1 है, ये C2D पॉइंट क्या है, तो इसके 2 पॉइंट है ना। अब इन दोनों पॉइंट का जो एरिया है वो इस एरिया के इक्वल होगा, क्योंकि इसने इक्वल एरिया में किया है। तो इस केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का बस इतना ही सारांश है कि इक्वल जब भी है ना इक्वल टाइम में कोई भी एरिया कवर करे प्लैनेट्स, वो इक्वल होता है ना। और एक चीज और, अगर ये फोकाई है और ये फोकाई है, अगर इस फोकाई पे था सन और इधर वाला प्लैनेट था ना, वो तेज घूमेगा, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रहा है इसलिए वो तेज घूमेगा। और इस वाले फोकाई पे और ये प्लैनेट दूर है इससे, तो ये धीरे घूमेगा, पर ये वाला तेज घूमेगा क्योंकि ये पास है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसमें ये है द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इट टेक्स टू मे मूव अराउंड द सन।
इसमें ये है कि क्यूब ऑफ डिस्टेंस जो एलिप्टिकल पाथ में कोई भी प्लैनेट को रिवॉल्व करने में लगता है सन के अराउंड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जिस टाइम में उसने कवर किया, टाइम के स्क्वायर के। तो हमने ये लिख दिया आर क्यूब प्रोपोर्शनल, आर क्यूब यानी डिस्टेंस का क्यूब प्रोपोर्शनल टाइम का स्क्वायर। आर इक्वल्स मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, हाँ, और टाइम इक्वल टाइम पीरियड ऑफ द सन अराउंड द सन। अब देखते हैं आगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर क्यू अपॉन टी स्क्वायर इक्वल कॉन्स्टेंट, फॉर्मूला बन गया, बस दैट्स इट। अब हम देखते हैं फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल, द फ्रीली फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए सर्टेन हाइट विथ नो अदर फोर्स अप्लाई ऑन इट, such bodies are called freely falling body. For example, एक सेकेंड रुकिएगा, देखिए ये एक बिल्डिंग है और मैंने इधर से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो, ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोला है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, कि हमने इसको ऊपर से ड्रॉप किया है ना, फिर ये नीचे जाया तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स ने अट्रैक्ट किया तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई। ये सब आपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। ये इंक्रीज होएगी, है ना, और ये इंक्रीज हो रही है और ये फ्रीली फॉलिंग बॉडीज है। बस इतना ही है कि इसमें कोई भी बॉडी एक सर्टेन हाइट से फेंके हो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, सच बॉडीज आर कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। ये आगे आपको समझे। अब देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वी नो दैट, हम जानते हैं कि व्हेन वी फॉल ए बॉडी फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, जब हम एक बॉडी को एक सर्टेन हाइट से फेंकते हैं, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इक्वल जीरो, ये भी आपको पता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी मैंने आपको बताया जो फोर्स अर्थ लगाता है हम पे, अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटी के कारण इट्स वेलोसिटी चेंज इन वी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल में बदल जाती है, कुछ ना कुछ हो जाती है इन टाइम टी, एक टाइम टी में होती है। इट मीन इट एक्सलेट, हाँ यहाँ बिल्कुल सही है। हम कह सकते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी और वी थी, टाइम टी में इसने एक्सलेट किया तो ये एक्सलेट कर रही है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ग्रेविटी के कारण एक्सलेट हो सकता है, इसलिए हम इसको कहेंगे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस इसका ये इतना ही टॉपिक है, ओके। अब हम इसका डेरिवेशन देखेंगे, डेरिवेशन ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबसे पहले हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगा देंगे फोर्स का, F इक्वल्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ बिग ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F इक्वल्स m मास इनटू एक्सेलरेशन, वी कैन राइट इट F इक्वल्स mg आल्सो, mg मास इनटू ग्रेविटी। और एक चीज, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल स्मॉल जी होता है, हम इसको एम जी भी लिख सकते हैं, स्मॉल जी, क्योंकि एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम है, तो ए की जगह जी आ सकते हैं, तो हमने इसको एम जी रख दिया। तो अब हमने एफ की जगह एम जी रखा इक्वल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एम इंटू एम अपॉन डिस्टेंस का इसको। तो अभी ये एम से एम कट गया, तो फिर हमारे पास बचा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अपॉन मास ऑफ बिग ऑब्जेक्ट अपॉन आर स्क्वायर। बस ये इसका फॉर्मूला है। तो आज हमने देख लिया डेरिवेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में डेरिवेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सब कवर किया था। अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पे क्या होती है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें ये चाहिएगी। तो अब देखते हैं, मास ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁻24 kg, 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर, है ना। और वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 होती है, पर आप उसको राउंड ऑफ में 6.7 भी लिख सकते हैं, × 10⁻11 10⁻⁻। और अपने पिछले वीडियो में फॉर्मूला लिखा रहा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल 6.7 × 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ यानी 6 × 10⁻24 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल आ गया 40.2 × 10⁻13, क्योंकि माइनस था, माइनस प्लस तो ये 13 आ गया उस हिसाब से, और नीचे का आ गया 40.96 × 10⁻12।
अब हमारा फाइनल आंसर ये है 0.981 × 10। तो अब ये 10 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये एक्सेलरेशन की भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और अब ये 9.81 आया तो इसको आप 9.8 भी लिख सकते, पर मैंने 9.81 लिख दिया। पर आप न्यूमेरिकल में 9.8 ही रखना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप 10 भी लिख सकते हैं अगर ज़्यादा इजी वे में करना हो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन वर्टिकली। आपने मोशन चैप्टर में वर्टिकली पढ़ी थी, वो हॉरिजॉन्टली सॉरी, अब आपको वर्टिकली पढ़नी है। वर्टिकली में बस इतना डिफरेंस है कि एक्सेलरेशन की जगह हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रख देंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक, सॉरी ये गलत बन गया, एक मिनट। अब हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हमने वर्टिकली का तो मतलब ऐसे फेंका नीचे, तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज हो रही है ग्रेविटेशन के कारण, इसलिए हम इसमें एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रख देंगे और फॉर्मूले पूरे सेम है। और उसकी जगह डिस्प्लेसमेंट की जगह हम हाइट रख देंगे, बस इतना ही है। अब देखते हैं मास क्या होता है। हाँ मेरे को पता है, आपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है कि मास किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है, पर ये बात गलत है। हाँ अब देखते हैं मास, इट कैनॉट बी चेंज, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट कैनॉट बी चेंज। हाँ ये कभी चेंज नहीं होता। हाँ अब आप बोलोगे ये तो हमें पता है ये कभी चेंज नहीं होता। और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, किसी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये भी आपको पता है। मास कैन नेवर बी जीरो, ये भी आपको पता है। मास कभी जीरो नहीं हो सकता, ये आपको पता है। मास वॉज सेम एवरीवेयर, आप यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाइए, मास हमेशा हर जगह सेम होगा, उसकी ऐसा यूनिट केजी होती है, ये सब आपको पता है। आप बोलेंगे ये तो हमें पता है क्या है। अब आप देखिए वेट क्या होता है, वो आप बोलेंगे वेट और मास तो एक ही होता है ऐसे वैसे, पर अब हम देखते हैं वेट और मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। वी नो दैट अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स हिज सेंटर। हम जानते हैं कि अर्थ है ना, हर ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर पड़ा है, इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है ना, जानते हैं ना हम, ये जानते हैं। इट मीन्स ए बॉडी विच हैज़ एनी मास अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें ये भी पता है इसके पास अगर मास है, इस ऑब्जेक्ट के पास है ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कारण ये अंदर की तरफ होगा वो अट्रैक्ट। और हमें इसका मास भी पता है अर्थ का भी, और इसकी रेडियस भी पता है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि मास और वेट अलग अलग होते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि वेट एक तरीके का फोर्स होता है। अब बोलेंगे फोर्स हो सकता है, हाँ ये फोर्स होता है वेट एक तरीके का, क्योंकि मास तो ऑब्जेक्ट का मास होता है, वेट एक तरीके का फोर्स होता है। जितने न्यूटन के फोर्स से आपको अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, उतना ही ऑब्जेक्ट का वेट होता है, ये बात आपको जाननी है। और वेट यूनिवर्स में हर जगह अलग अलग होता है उसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हिसाब से, ठीक है। सो वी कैन से दैट इट इज़ ए फोर्स एंड इट इज़ प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी वेयर द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट, ये मैंने आपको बोला। वी नो दैट F इक्वल्स ma, दैट इज F इक्वल्स mg, सच दैट, मैंने बोला फोर्स एक वेट एक फोर्स है, तो हम इसको वेट इक्वल्स मास इनटू ग्रेविटी भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड वेट इज इक्वल टू ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास इनटू स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो एफ का ही फॉर्मूला था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसकी ऐसा यूनिट भी न्यूटन होती है, क्योंकि फोर्स की ऐसा यूनिट भी न्यूटन होती है। इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, यानी कौन से प्लेनेट पे है उसके हिसाब से। इट कैन बी जीरो इफ नो ग्रेविटी प्रेजेंट, जैसे कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती तो वहाँ पे वेट अपना जीरो हो सकता है। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर है, क्योंकि फोर्स कोई डायरेक्शन में ही तो लगता है। एंड बोथ है, इसके आज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है, वो तो आपको पता ही है। अब हम देखते हैं न्यू टॉपिक, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपका वेट अगर अर्थ पे 60 किलो है, तो मैं वेट बोल रहा हूँ मास नहीं, आप ध्यान से सुनिए। अगर आपका वेट अर्थ पे 60 किलो है तो वो मून पे 10 किलो होगा, यानी 1/6 होगा। अब ये देखते हैं कैसे होगा। अब देखिए सेलेस्टियल बॉडी यानी प्लेनेट, अर्थ एंड मून, अब इन दोनों का मास लिख दिया मैंने, इधर रेडियस लिख लिया, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए ये हमारा वैसे लास्ट टॉपिक है इस बार चैप्टर का,
इसलिए जल्दी देखते हैं इसको, फिर आपको सरप्राइज बताऊंगा। मैंने आपको बताया था वेट का फॉर्मूला होता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेलेस्टियल बॉडी इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी हम निकालते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, है ना। तो उसके लिए सॉरी, कैमरा एंगल गलत आ गया। अब हम देखते हैं वेट एट मून, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू तो अपन वेट एट अर्थ में भी वही रखेंगे, तो इसको हम ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे। अब हम इसका मास रखेंगे जो होता है 7.36 इंटू 10⁻²2, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी हम एक बार ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये काट सकते हैं हम, कि ये हर जगह सेम होता है। अब हम इसका रेडियस रखेंगे, यानी डिस्टेंस कितना दूर ऑब्जेक्ट पड़े, वो है 1.74 इंटू 10⁻6 तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा। अब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर ये आएगा, वेट एट मून इक्वल जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट इंटू 2.431 इंटू 10⁻10 इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम निकालते हैं वेट एट अर्थ, तो हम वही सेम करेंगे, ग्रेविटेशन कांस्टेंट इंटू मास ऑफ सेलेस्टियल बॉडी यानी अर्थ का मास, एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस का स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट को हम वैसा का वैसा छोड़ देंगे, वो हम अर्थ का मास रख देंगे 6 इंटू 10⁻24 इंटू स्मॉल एन मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल 0.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। तो अब सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा वेट एट अर्थ इज इक्वल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू 1.474 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, मून डिवाइडेड बाय अर्थ, है ना। तो हमने डिवाइड किया, मैंने बोला था आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास ऑफ ऑब्जेक्ट को वैसा का वैसा छोड़ दें, तो आपने छोड़ा तो ये एम से एम कट, सी से जी कट, और अब इन दोनों को काटा तो 0.165 आया। अब आपने इसको ऐसे पूरा निकाल दिया तो 1/6 है। इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट का मास अगर 60 किलो, अर्थ 60 न्यूटन अगर अर्थ पे है वेट, तो वो मून पे जाके 10 किलो ही होगा। इट मीन्स वेयर और वेट इज 61 at, so it was 10 on the moon. It means weight on earth is 1/6 on the moon. इसने भी वही बोला है, अगर आपका वेट 60 न्यूटन है अर्थ पे तो वो मून पे जाके 10 न्यूटन ही हो जाएगा, यानी इट मीन्स 1/6 होगा अर्थ का वेट मून पे। बस यही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, आप लोगों के लिए सरप्राइज ये है कि मैं आपको इस चैप्टर के फ्री नोट्स देने वाला हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी आपको, हाँ मिलेगी। आप डाउनलोड करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और ऐसे ही और एजुकेशनल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर देना। इससे आपको हमारे वीडियोस जल्द से जल्द मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।